जी जनाब, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिर उसके बाद हम लोग बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आज के टॉपिक में एक बड़ा एरिया है और बड़ा एरिया तो नहीं है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हम लोग जब भी कभी कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हैं या जब कोई अकाउंटिंग एंट्री करना भूल जाते हैं तो देर इज़ एन एरर दैट वी हैव डन। एक गलती है जो हमने कर दी है, उस गलती को ठीक करने के हवाले से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक हमारे सामने जो है ना वो आता है या हम लोग इसको पढ़ते हैं। कदरे मुश्किल टॉपिक ये बच्चों को लगता है, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि हम लोगों की बेसिक्स ऑफ डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो फिर जब हमें उसके अंदर से थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है तो हम लोग जो है ना उसमें परेशान हो जाते हैं। दूसरी चीज जो इसमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे चेक करता है आपके सारे के सारे सिलेबस की पूरी बुक की नॉलेज। वो देखता है कि आपको डेप्रिसिएशन कितनी आती है, आपको इन्वेंट्रीज के एंट्रीज कितनी आती हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह से वो बहुत सारी चीजें आपकी चेक करता है एक ही सवाल के अंदर, जिसकी वजह से कभी कभार आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि ये सवाल जो है ना ये सॉल्व नहीं होते आपसे। ठीक है जी, तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हमारा जो तरीकाकार जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरे चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इनमें ट्रिकी पॉइंट्स क्या हैं, इनमें एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद हम फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों के सामने इस वक्त इसका पास पेपर एनालिसिस है कि आई कैप ने इसको कितनी दफ़ा पूछा पिछली 5-7 अटेम्प्ट्स में। तो आप देखें कि तकरीबन ऑटम 2020 की अटेम्प्ट को छोड़ के उसके अलावा तकरीबन हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक पूछता है। कुछ एरर्स होते हैं और उन एरर्स को ठीक करने के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये एरर कैसे ठीक होगा, ये एरर कैसे ठीक होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ऑटम 20 के अंदर ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आया था, क्योंकि आई कैप का ये जो हमारी अकाउंटिंग है ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ मर्ज होके मिक्स होके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन होता है ये तो एक्चुअली एक मिक्स चार्ट होती है, ये एक साशलिक होता है जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन जोड़ के इसमें आ सकता है। फॉर एग्जांपल अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, बैड डेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये 5 मेन एरियाज हैं जिनमें से फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है, राइट। सो द थिंग इज कि स्टूडेंट जो है ना वो आप ये ना समझे कि अगर ऑटम 20 में ये सवाल नहीं आया था तो फिर इसका मतलब है ये सवाल कभी कभार मिस भी कर देता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये हर दफा ही तकरीबन आता है और अनफॉर्चुनेटली जितना ये इंपॉर्टेंट एरिया है ये उतना ही लो स्कोरिंग एरिया भी है। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर जो है ना उसने बताया, जब जब एग्जामिनर अपने एग्जामिनर कमेंट्स में ये बताता है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कितने परसेंट मार्क्स हासिल किए, तो उससे हमें पता चलता है कि दिस इज द लोएस्ट स्कोरिंग एरिया फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एएफसी, सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कैफ 1। कैफ 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बुरा इस एरिया में परफॉर्म करते हैं। एग्जामिनर बताता है कि कितने बच्चे, कितने परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इसमें पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए। पासिंग मार्क्स का मतलब है आधे या आधे से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। तो जनाब अगर हम 17 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो रेलिवेंट थ्रेशोल्ड है दैट इज 8.5। तो एग्जामिनर कहता है जनाब कि 19% लोग ऐसे थे, 19% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 8.5 से ज्यादा नंबर हासिल किए इस सवाल में जो स्प्रिंग 20 में क्वेश्चन नंबर 8 का आया था नाल्टार एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ 19% लोग ऐसे थे जो आधे से ज्यादा नंबर हासिल कर पाए। ये सबसे बुरा एरिया बच्चे परफॉर्म करते हैं।
ये जो सवाल था नाटाल एस्टेब्लिशमेंट का, ये करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का सवाल था। थोड़ा गौर से समझ के करना था। इस क्वेश्चन के अंदर कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, चीजें थोड़ी थी, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन और उस तरह की चीजों के ऊपर हम लोगों ने इतना सोचा नहीं हुआ था, इस वजह से हमें समझ नहीं आई कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, कॉन्सेप्ट वाइज अगर हमें देखा जाए तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना आती है और प्रॉफिट को करेक्ट करना भी आता है, लेकिन जब हमें प्रॉफिट को करेक्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कहा गया तो हमारे हाथ पांव फूल गए। ये ऐसे ही है, देखें, आपको क्लास में जमा करना सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है 2+2=4, और आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो इसमें आगे कैलकुलेशंस करवाई जाती हैं। फिर आपको क्लास में सब्ट्रैक्शन करना भी बताया जाता है कि 4-2=2 होता है, 6-4=2 होता है, 9-5=4 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। फिर आपको मल्टीप्लीकेशन करना सिखाई जाती है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब आपको ये सारा कुछ सिखाने के बाद अलग अलग जब आपको एक सवाल दिया जाता है कि 4+4 -9 मल्टीप्लाई बाय 6+5 और -7, तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमने एक रूल लगाना होता है जो आपको याद होगा, जिसे हम डिमास रूल कहते हैं, कि पहले डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होंगी, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व होंगी, और फिर हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते चले जाते हैं। पहले हम फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशंस को सॉल्व करेंगे, फिर और एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है कि हम लोग पहले आपको अलग अलग चीजें सिखाते हैं, आप अलग अलग चीजें तो सीख लेते हैं, लेकिन जब आपको इनको कंबाइन करके सॉल्व करना सिखाया जाता है, वहां पे आप थक जाते हैं कि सर ये क्या वही चीजें बार बार मुझे आती हैं, ये वो, और बच्चे फिर वहां से साइड पे हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब कोई सवाल मल्टीपल स्टेप्स में सॉल्व करना होता है और हमारा जो दिमाग है वो पहले या दूसरे स्टेप के बाद जवाब दे जाता है, दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली बाकी जो अटेम्प्ट्स रही हैं उनमें भी बच्चों का यही रिस्पॉन्स रहा है। सबसे बुरा रिस्पॉन्स जीटा ट्रेडर्स के क्वेश्चन में आइटम 19 में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सिर्फ 11% बच्चे पासिंग मार्क्स हासिल कर सके। तो जनाब, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में बुरा रिजल्ट इस वजह से आता है कि हमें बाकी सारी चीजों की समझ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इन इटसेल्फ इसका कोई वो पॉइंट नहीं है। जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में करते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है, नंबर 1, स्टूडेंट जो है ना उनको ऑपोजिट करेक्टिंग एंट्रीज वो कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि यार करेक्टिंग एंट्रीज कैसे करनी है। लॉजिक का मसला है, अकाउंटिंग को ठीक से ना समझने का मसला है। जब आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिखाई जा रही थी उस वक्त उसको इजी लेने ये प्रॉब्लम थी, तो आप लोग ये काम करते रहे, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ा है। While computing the corrected gross profit, items which only affect the net profit was included। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को करेक्ट कर रहे थे आप, लेकिन सिर्फ आपने जो है ना वो नेट प्रॉफिट वाली आइटम्स ले ली, ग्रॉस प्रॉफिट वाली आइटम्स जो है ना उनको इग्नोर कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की गलतियां करते हैं हम लोग, इसी के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। करेक्शन ऑफ एरर इज कंटिन्यूअसली बीइंग एग्जामिन्ड। ये एग्जामिनर के कमेंट्स के अंदर से मैंने ये वर्डिंग निकाली है, जरा पढ़ते हैं क्या कहता है बेचारा। इट सीम्स दैट एग्जामिनी हैड स्किप्ड दिस टॉपिक और प्रिपेयर्ड हाफ हार्टेडली। ठीक है जी, यहाँ तो एग्जामिनी इसको स्किप कर देता है, या वो पढ़ता ही नहीं है, गौर ही नहीं करता है इस चीज के ऊपर। ऑन द अजम्पशन दैट द टॉपिक वुड नॉट बी एग्जामिन्ड इन दिस अटेम्प्ट। हर अटेम्प्ट में देखें एग्जामिनर इसका बड़ा सवाल 17 नंबर का 18 नंबर का सवाल बना के पूछ रहा है, और अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक छोड़ देंगे तो आपके 17-18 नंबर का सवाल छूट जाएगा। और अगर आपका 20 नंबर का या 15 नंबर का सवाल आई कैप में छूट गया है तो फिर आप भूल जाएं कि आप पास होंगे, फिर कोई मौजूदा ही आपको पास करवा सकता है। तो आई कैप के एग्जाम में आप अगर इतने सारे नंबर का एक सवाल छोड़ आएंगे तो फिर वो आपके लिए जो है ना वो बहुत दिक्कत होगी। डेप्रिसिएशन वाज रिकैलकुलेटेड फॉर ऑल द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको पता है कि जब क्वेश्चंस आता है डेप्रिसिएशन का तो फिर उसमें सिर्फ एडिशन या डिस्पोजल वगैरह या जो गलतियां होती हैं सिर्फ उसका इफेक्ट प्लस माइनस करना होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी की पूरी एसेट्स की सारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर दी। किया जा सकता था वहां पे जहां पे पूरे सारे के सारे एसेट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है जिस क्वेश्चन में, आप उसको वैसे कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम अगेन। लेकिन जहां पे सारे डाटा की इंफॉर्मेशन ही मौजूद नहीं है सारे के सारे एसेट्स की, वहां पे आप पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि बच्चे ये गलतियां करते हैं। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं कि इस एरिया को टैकल कैसे किया जाए।
अगर ये एरिया बहुत मुश्किल है और बहुत बुरा बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हैंडल दिस एरिया? नंबर 1, सबसे पहली बात, इस एरिया को आपने स्किप नहीं करना। हम पहले भी बात कर चुके हैं और फिर बात करेंगे कि ये सिर्फ इसका स्टैंड अलोन सवाल नहीं आता, इसी का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो टॉपिक है, इसका क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के साथ भी मिलके आता है, राइट? इसका क्वेश्चन पार्टनरशिप के क्वेश्चन के साथ भी मिलके आता है। इसका क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर भी बहुत सारी गलतियां वो आपको बताता है, तो आपको वो ठीक करनी होती हैं। तो अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक छोड़ देंगे तो आप इन तीनों टॉपिक्स का जो अपना अपना इंडिविजुअल स्टैंड अलोन क्वेश्चन होगा ना, उसमें ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स कैफ 1 में इंटरलिंक्ड हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझना जरूरी है, वो ये है जिसके ऊपर अभी हम लोग आगे अगली स्लाइड में भी बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, दैट इज कि ये रियल लाइफ सिनेरियोज में आपने इसको देखना है, सोचना है कि यार अगर ये गलती मैं अपनी जिंदगी में करता तो इस गलती को ठीक कैसे किया जाता। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा रियल लाइफ सिनेरियोज के नजदीक है, उसको क्लोजली रिलेट कर रहा है, और हम इस तरह की चीजें भी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसमें करेक्ट एंट्री, करेक्टिंग एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये डाइसेक्टेड टॉपिक होता है, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, आपको वो क्वेश्चन देता है, वो आपको कहता है कि ये कुछ एरर्स हैं और आपको वो पॉइंट्स दे देता है एरर्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हर एक पॉइंट है ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है, डाइसेक्टेड होता है, इसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप क्वेश्चन देखें तो एक सवाल होगा कि हमने कोई सेल्स की एंट्री गलत कर दी है, एक सवाल होगा कि हमने कोई एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री गलत कर दी है, एक सवाल ये होगा कि हमने कोई पैसे रिसीव किए थे और उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का हमें ये फायदा है, अगर हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि इसका हर पॉइंट अलग अलग होता है, हम इसको प्लान इस तरह से कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े नोट्स हैं, उनको बाद में कर लिया जाए, पहले छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स कर ली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी आती हैं? एक एडजस्टमेंट जो हमेशा आएगी वो आएगी अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की, यानी कि कुछ पैसे जो है ना वो आपने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए हैं या एक्स्ट्रा पे कर लिए हैं और इसकी एंट्री ठीक करनी है। ये एंट्री रिलेटिवली इजी होती है सॉल्व करना। फिर आपके कुछ रिटर्न्स वगैरह होंगे जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए, फॉर एग्जांपल आपके कुछ डायरेक्ट डेबिट या डायरेक्ट क्रेडिट्स हैं, डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बैंक हैं जो आपने रिकॉर्ड नहीं की। ये वाली चीजें इजी होती हैं, ये वाली ट्रांजैक्शंस आसान होती हैं, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता। तो आप इस तरह की एडजस्टमेंट्स को पहले कर लें। सिमिलरली कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो बड़ी होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट तकरीबन हर दफा बड़ी होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जी वो फलां एसेट था, वो फलां डेट पे आया, फलां डेट पे गया, उसकी ये एंट्री करनी थी, उसकी ये एंट्री कर दी। इस तरह से बहुत सारा उसमें जो है ना वो खिचड़ी पकी होती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो पॉइंट होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरियर्स वाला, वो अक्सर बड़ा होता है, हम इसको बाद में कर सकते हैं। इन्वेंट्री का क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं। जो हमारी बैंक बुक है, यानी कि बैंक का बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और एज पर कैश बुक, यानी कि वो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे छोटी सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनवा सकता है और आपको कह सकता है कि बताएं एक्चुअल बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्योंकि डाइसेक्टेड एरिया है, इसलिए इस एरिया में ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम लोग वन बाय वन इस पॉइंट्स को लेके चलें और जो जो पॉइंट हमें आता है पहले हम वो कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से ये पॉइंट आता था, इसकी एंट्री कर लें, इसकी एंट्री कर लें और इसकी एंट्री कर लें। ठीक है, तो हम लोग इसमें अपनी मर्जी से ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने कौन सा एडजस्टमेंट या कौन सा पॉइंट पहले करना है। इसके ऊपर भी अभी हम डिटेल से बात करेंगे। एडजस्टमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये बात हमने कर ली। किल द वीक फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग वो वाली एडजस्टमेंट जो इजी हैं, जिनको करना आसान है, पहले वो वाली एडजस्टमेंट्स कर लें और फिर उसके बाद आप डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करें। इजी एडजस्टमेंट्स करके उनकी एंट्रीज पूरा सॉल्व करके उसको आप अपने आंसर में, सोल्यूशन में उसका पार्ट बना लें और फिर उसके बाद डिफिकल्ट एंट्रीज की तरफ मूव करें। तो दिस इज द वे जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स हासिल कर लेंगे। और हो सकता है कि आपको 5 या 7 एडजस्टमेंट्स दी हो
उनमें से आपको फर्स्ट करें 7 एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो उनमें से आपको 5 आती होंगी, 2 नहीं आती होंगी। लेकिन जो 2 नहीं आती हैं उनकी वजह से जो 5 आपको आती हैं वो जाया नहीं करनी है आपने, राइट। तो आपने इसको ऐसे ही लेके चलना है कि आपने जो भी एंट्रीज इजी हैं उनको पहले कर लें और उसके बाद डिफिकल्ट एंट्रीज की तरफ मूव करें। ठीक है जी। कुछ ट्विन एडजस्टमेंट्स होती हैं, ट्विन एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं, लोग भूल जाते हैं। ट्विन एडजस्टमेंट्स 2 होती हैं जी। एक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जिससे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेंज होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उससे डेप्रिसिएशन की एंट्री भी इफेक्ट होगी। तो जनाब अगर डेप्रिसिएशन रेट दे दिया गया है तो फिर हमें डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना होगा, चाहे उसने कहा है या नहीं कहा। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने जो उसकी करेक्टिंग एंट्री बताई उसमें एसेट जो है वो डेबिट हो रहा था और कोई और अकाउंट फॉर एग्जांपल पेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, रिसीवेबल चलें कह देते हैं, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था। हमने किसी से पैसे लेने थे, उसकी जगह पे हम उसका एसेट उठा के ले आए, तो हम ये एंट्री करते होते हैं। तो जनाब जब करेक्टेड एंट्री कर दी, करेक्टिंग एंट्री कर दी, तो फिर उसके बाद हमारे एसेट्स में इंक्रीज आ गया। अब जब एसेट में इंक्रीज आ गया तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी होगी अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। तो ट्विन एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। ट्विन एडजस्टमेंट में एक ट्विन एडजस्टमेंट है कि अगर कभी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट्स ठीक करेंगे तो फिर उसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी करनी होगी। सिमिलरली अगर हम लोग कोई ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं जिससे डेटर्स इफेक्ट होते हैं तो डेटर्स की जो प्रोविजन है उसकी भी एंट्री करनी होगी इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, राइट। तो इस एरिया में आपको ये इन चीजों का ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। डोंट स्पेंड टाइम मोर देन द एलोकेटेड टाइम। आपने इस क्वेश्चन के मार्क्स देखने हैं। फर्स्ट करें इस क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं, इसको आपने 1.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 मिनट से ज्यादा इसको टाइम नहीं देना। 36 मिनट तक ये काम करते रहें, ये सवाल करते रहें, और जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएं, आपका टाइम पूरा हो जाए, तो फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दें और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ठीक है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं जिसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये रूल आप समझ लें। इंशाल्लाह किसी और सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एग्जाम देना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को प्लान करना चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे, राइट। करेक्शन ऑफ प्रॉफिट इज ओवर हाइप। करेक्शन ऑफ प्रॉफिट जो है ना, ये ईजी है, ये मुश्किल चीज नहीं है। अभी हम उसके ऊपर भी थोड़ी देर में बात करते हैं कि प्रॉफिट को करेक्ट करने के हवाले से कुछ मंत्रा हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ आप समझ लें कि फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपने उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखना है और चीज़ें ईजी रखनी है। असल में जो सोल्यूशन बनाते हैं लोग ये जो करेक्शन ऑफ प्रॉफिट के अंदर, आप कंफ्यूज तब होते हैं जब आप उसके सॉल्यूशंस देखते हैं जो आईकैप ने डिफरेंट जगहों पे बनाए हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि आईकैप के जो सॉल्यूशंस हैं वो बनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो जिनका इंडस्ट्री में 50-50 साल का एक्सपीरियंस होता है। खैर चलें 50 साल को कम कर लेते हैं, 20-30 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उनके सोल्यूशन के अंदर एक सर्टेन टाइप की सीनियरिटी पाई जाती है, एक सर्टेन टाइप की सीरियसनेस पाई जाती है, और वो अपने मर्जी से सोल्यूशन बनाते हैं। वो नहीं देखते कि पुराने सोल्यूशन किस फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये जो करेक्शन ऑफ प्रॉफिट है, अगर इसका सवाल आ जाए तो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये इजी टास्क है। अच्छा चले, अब ये काफी सारी इसके ऊपर हम लोगों ने बातें की हैं। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर चीजें क्या क्या हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 इज के आपको या पार्ट कह लें या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कह लें। पहले एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको बता दिया जाता है कि जनाब ये एरर है, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दें। ठीक है, ये वाला तो बहुत ही इजी होता है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या एरर है और उसको कैसे ठीक किया जाएगा। एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का कॉन्सेप्ट भी इसमें होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या है और उन एरर्स की रीजंस क्या हैं और उन एरर्स का इफेक्ट क्या है। एरर्स, रीजंस, इफेक्ट। ठीक है जी। अब नॉर्मली होता है ये कि ये चीज सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई जाती है। मैं ये कहता हूं कि ये चीज बच्चों को पहले नहीं पढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी एडजस्टमेंट्स या कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टमेंट और कैलकुलेशंस जो हैं वो अभी भी आपने वैसे ही करनी है। आपने हर तरह के एरर को सॉल्व करने का एक ही तरीका, एक ही मंत्रा फॉलो करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर कुछ सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं जिनको ठीक करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का आता है। एंड फोर्थ टाइप इज करेक्टिंग प्रॉफिट। हम इन चारों चीजों को डिस्कस करेंगे। इन तीनों चीजों का एक एक पास पेपर का क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये जो है टाइप ऑफ एरर्स थ्योरेटिकल डिस्कशन इसके ऊपर की जाएगी।
तो जनाब वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। करेक्टिंग प्रॉफिट के रूल्स क्या होंगे? देखिए, जब भी कभी भी आपको कहीं भी कोई गलती हो जाए, बल्कि रियल लाइफ की बात करते हैं, जब भी कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो फिर उस गलती को कैसे ठीक किया जाता है? हम उस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने थे और पैसे लेने की बजाय उसको पैसे दे दिए, तो हम क्या करते हैं? हम पहले तो जो उसको पैसे दिए थे वो वापस लेंगे। क्यों? क्योंकि वो गलती थी जो हमने कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले गलती को रिवर्स करते होते हैं। जो भी एंट्री, जो भी हमने गलत काम कर दिया है, उसको हम रिवर्स करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट थिंग जो कि हमें किसी भी गलती को ठीक करने के लिए करना होगा। फिर हम लोगों ने जो करेक्ट एंट्री या जो करेक्ट काम करना था वो परफॉर्म कर देंगे, तो हमारा जो है ना ये गलती जो थी ये ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने मिस्टर बी से, दिस इज यू, और आपने मिस्टर बी से पैसे लेने थे 10,000 रुपए। पैसे लेने की बजाय आपने उसको पैसे दे दिए। आपने कितने पैसे दे दिए? 10,000। बाद में पता चला कि यार ये तो गलती हो गई है, लेने थे दे दिए हैं। तो जनाब 10,000 जो है वो बंदा आपको वापस करेगा और जो 10,000 उसने देने हैं वो भी आपको देगा। तो दिस इज रिवर्सल ऑफ एरर जो कि हम लोगों ने परफॉर्म किया था, एंड परफॉर्मिंग ऑफ करेक्ट प्रोसीजर कह लें या एंट्री कह लें। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई भी गलती आपके पास होगी, जब आपने कोई गलती कर दी है, तो आपने सबसे पहले जितने भी आपके एरर्स आपने परफॉर्म किए हैं उनको रिवर्स करना होगा और उसके बाद फिर जो काम करना था उसको परफॉर्म करना होगा। ये ऐसा ही है, ये इतना ही सिंपल है कि सबसे पहले आप अकाउंटिंग के अंदर वो एरर आइडेंटिफाई करें, वो गलत एंट्री, वो डबल एंट्री आइडेंटिफाई करें जो आपने गलत परफॉर्म कर दी है, दैट हैज बीन मेड। फिर उसके बाद स्टेप वन, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो एरर कर दिया है उसको रिवर्स कर दें। किसी एरर को रिवर्स करने का तरीका ये होता है कि उसकी एंट्री उल्टी करके लिख दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन एन एरर कि आपने बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट किया था और आपको पता चला कि यार दिस इज एन एरर, ये काम नहीं करना चाहिए था। इसको रिवर्स करने का तरीका ये होगा कि जो चीज इसमें क्रेडिट हो रही थी उसको डेबिट कर दें और जो डेबिट हो रही थी उसको क्रेडिट कर दें, तो इन दोनों का आपस में जो इफेक्ट है वो नील हो जाएगा, राइट? तो किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को रिवर्स करने का तरीका ये होता है कि उस एंट्री में जो डेबिट हुए हैं उनको क्रेडिट कर दें और जो क्रेडिट हुए हैं उनको डेबिट कर दें, राइट? ओके। तो स्टेप नंबर वन इज कि आपने जो भी एंट्री गलत परफॉर्म की है उसको रिवर्स कर दें। जब आप इसको रिवर्स कर देंगे, ये वाला काम कर देंगे, तो फिर आप दोबारा जीरो पोजीशन पे आ जाएंगे। जीरो पोजीशन से क्या मुराद है? जीरो पोजीशन से मुराद ये है कि जो आपने एंट्री गलत की थी उसका इफेक्ट खत्म हो गया है। उसका इफेक्ट खत्म कर कैसे किया? आपने उस एरर को रिवर्स कर दिया। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एंट्री दैट शुड हैव बीन मेड। कौन सी एंट्री कर देनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की, और वो वाली एंट्री जो है वो पास कर देंगे। तो स्टेप नंबर वन इज कि आपने जो एरर किया हुआ है उसको रिवर्स कर दें। स्टेप नंबर टू इज कि आपने जो एंट्री परफॉर्म करनी थी उसको परफॉर्म कर दें। और स्टेप नंबर थ्री इज कि आपने वन और टू के जो एरर्स हैं, जो एंट्रीज हैं, उनको कंबाइन करके मर्ज कर देना। दैट्स इट। ये है टोटल कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। अब इसमें एग्जामिनर जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से सवाल पूछता है। वो कभी आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ले जाएगा, कभी एक्रूअल्स में ले जाएगा, कभी इन्वेंट्री में ले जाएगा। आपने अपना काम करने का तरीका, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो सोचना है, जो काम करना है, वो आपने ऐसे ही करना है कि सबसे पहले स्टेप नंबर वन इज के यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एरर, कि एरर क्या है जो आपने परफॉर्म कर दिया है, एंड देन आपने ये देखना है कि क्या काम करना चाहिए था। क्या काम कर दिया है, जो गलत कर दिया है उसको रिवर्स कर दें और जो करना चाहिए था उसको पास कर दें। इससे आपके पास दो एंट्रीज आ जाएंगी और उन दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन कर दें। ठीक है जनाब? तो दिस इज द टोटल फिलॉसफी ऑफ करेक्टिंग द एरर। अब हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और फिर उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद देखते हैं कि क्या आपको समझ आई है कि नहीं आई। इस क्वेश्चन के अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे वो ये है कि एरर है। एरर नंबर वन इज द परचेज ऑफ मशीन
ऑन क्रेडिट। आपने एक मशीन परचेज की है, क्रेडिट पे परचेज किया है, यानी कि आपने एक एसेट परचेज किया है, आपने स्टॉक परचेज नहीं किया, आपने एसेट परचेज किया है। जे फ्रैंक से परचेज किया है 619 रुपए का, हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम आवर बुक्स। ठीक है जी, एरर ऑफ ओमिशन हो गया ये। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये होता है कि आपने एक एंट्री की ही नहीं, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं इस केस में आपने रॉन्ग एंट्री क्या की होगी, तो आप कहेंगे जी कि इसमें रॉन्ग एंट्री तो कोई भी नहीं की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि करेक्ट एंट्री क्या करेंगे, तो करेक्ट एंट्री ये करेंगे कि एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, राइट, और पेएबल अगेंस्ट एसेट, पेएबल फॉर एसेट्स, जिसे हम अदर पेएबल भी कह सकते हैं, वो हम क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 619। ठीक है जी, तो ये वो करेक्ट एंट्री है जो आपने पोस्ट करनी है। सो द एडजस्टिंग एंट्री विल बी कि आपने एसेट अकाउंट को डेबिट करना है और पेएबल अगेंस्ट एसेट को क्रेडिट करना है बाय द अमाउंट 619 एंड 619। तो जनाब, एरर ऑफ ओमिशन में तो आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो आपको उसको रिवर्स भी करने की जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला जो एरर था वो था, उसने कहा जी द परचेज ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर आपने परचेज किया है, एसेट परचेज किया है 550 रुपए का, एंटर्ड इन एरर इन द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी, आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में कंप्यूटर की परचेज को एंटर कर दिया। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में आपने उसको डेबिट कर दिया है, हालांकि वो तो एसेट के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। तो जनाब, आपने जो रॉन्ग एंट्री की है, अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो वो ये होगा कि आपने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया हुआ है और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हुआ है 550 से। ठीक है जी, हालांकि जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए था 550 से। अब इसकी जो कंबाइंड करेक्टेड एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि सबसे पहले हम लोग जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स करेंगे, और वो है जी कैश अकाउंट डेबिट एंड ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, और ये 550 इसकी अमाउंट होगी। जो करेक्ट एंट्री करनी थी वो ये करनी थी कि एसेट अकाउंट को डेबिट करना था और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था 550 रुपए से। कैश अकाउंट एक दफा डेबिट हुआ, एक दफा क्रेडिट हुआ, तो ये तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो गए। तो जो हमारी फाइनल इसमें जो एडजस्टिंग एंट्री निकलेगी वो निकलेगी एसेट अकाउंट डेबिट। अब एसेट के अंदर भी क्या हम लोग लिख लेते हैं, ये एसेट कौन सा है जी, कंप्यूटर्स परचेज किए आपने, तो एसेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं कंप्यूटर्स अकाउंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट बाय द अमाउंट। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं जी। एंट्री नंबर सी देखते हैं। ए सेल ऑफ ₹120 टू बी वुड, बी वुड को 120 की सेल्स की है, हैज बीन एंटर्ड इन द बुक्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एज 102। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे आपका एरर आ गया, ये डबल ट्रांसपोजिशन एरर है, आपने दोनों साइड पे ही ट्रांसपोजिशन का एरर कर दिया। तो इस तरह की एंट्री हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी, इसलिए मैं जरा क्विकली इसको कर दूंगा। हमने जो एंट्री कर दी है, हमने एंट्री की है बी वुड अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय 102 एंड 102। असल में जो एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी बी वुड अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 120 से, क्योंकि एक्चुअल जो सेल हुई है वो 120 रुपए की हुई है, ये उसने यहां पे बताया है कि सेल ऑफ ₹120। अब इसको करेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप देखें कि जो एंट्री रॉन्ग है उसको रिवर्स कर दें। सेल्स टू बी वुड 102 एंड बी वुड टू सेल्स 120। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, सेल 102 से डेबिट हो रही है और 120 से क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड वाली जो एंट्री है वो बड़ी है, तो सेल्स 120 माइनस 102 यानी कि 18 से क्रेडिट हो रही होगी, और बी वुड की बात करें तो वो 120 से डेबिट हो रहा है और 102 से क्रेडिट हो रहा है, यानी कि डेबिट साइड इसकी बड़ी है। बी वुड अकाउंट जो है वो 120 माइनस 102 18 से, दिस विल बी योर एडजस्टिंग एंट्री, राइट।
ठीक है, तो एक एडजस्टिंग एंट्री ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है। हम आगे चलते हैं। एंट्री है जी कमीशन रिसीव्ड ₹164, 164 रुपए का कमीशन आपको मिला है। तो कमीशन जो है वो आपकी इनकम होगी, आपको कमीशन मिल रहा होगा कैश की फॉर्म में, कैश डेबिट और कमीशन क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हैज बीन एंटर्ड इन एरर इन द सेल्स अकाउंट, लेकिन आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एंट्रीज पोस्ट की है वो कुछ इस तरीके से है। आपने जो एंट्री पोस्ट की है, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये आपने एंट्री पोस्ट की हुई है। यानी कि ये अमाउंट है जी 164 की। हालांकि होना ये चाहिए था कि कैश अकाउंट डेबिट होता और कमीशन इनकम अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता विद द अमाउंट 164 एंड 164। तो कोई मसला नहीं है, इस एरर को ठीक कर लेते हैं। जो गलती की हुई है उसको सुधार दें, उसको रिवर्स कर दें। सेल्स अकाउंट जो है वो डेबिट कर दें, कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दें। किससे? 164 से। उसके बाद जो एंट्री पोस्ट करनी थी वो कर दें कॉस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट एंड कमीशन इनकम जो है वो क्रेडिट 164 से। जब आप इसको कंबाइन करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैश 164 से डेबिट और 164 से ही क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए इनका इफेक्ट तो इस एंट्री में से निकल जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट 164 से, तो ये एंट्री भी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। पार्ट ई की तरफ चलते हैं। ए रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम टी ब्लेयर, टी ब्लेयर से आपने कैश रिसीव किया है 68 रुपीज का, हैज बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड द डेबिट साइड ऑफ टी ब्लेयर्स अकाउंट। ठीक है, 68 रुपीज आपने रिसीव किए हैं और आपने उसको क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में एंटर कर दिया, यानी कि कैश बुक को कर दिया है क्रेडिट, एंड डेबिट साइड ऑफ टी ब्लेयर, तो टी ब्लेयर का जो अकाउंट है इसके अंदर आपने उसको डेबिट कर दिया 68 रुपीज से और 68 रुपीज से। अगर आप इस एंट्री को गौर से देखें तो कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात तो नहीं है, कैश तो रिसीव हुआ है। तो दिस इज द रॉन्ग एंट्री जो हमने पोस्ट कर दी। हमने टी प्लेयर को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हालांकि क्या होना चाहिए था, जो करेक्ट एंट्री है वो ये होनी चाहिए थी कि कैश अकाउंट डेबिट होता और टी प्लेयर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता 68 रुपीज से, राइट। ओके, तो अब इसको ठीक करने के लिए पहले तो जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, कैश टू टी प्लेयर करना होगा 68 रुपीज से। ये हम लोगों ने पहली एंट्री क्या किया है, हम लोगों ने ये वाली जो गलत एंट्री की हुई थी इसको रिवर्स किया है। अब हमने जो सही एंट्री करनी है उसको भी अब पोस्ट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और टी प्लेयर अकाउंट जो है वो क्रेडिट। ये वाली एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी 68 से और 68 से। जब हम इसकी एक कंबाइंड एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैश एक दफा 68 से डेबिट हुआ, फिर एक और दफा 68 से डेबिट हुआ। इसका मतलब है कि ये टोटल 68 प्लस 68 136 से ये डेबिट हुआ। इसी तरीके से टी प्लेयर जो है वो 68 से एक दफा क्रेडिट हुआ, फिर दोबारा 68 से क्रेडिट हुआ, यानी कि 136 से टी प्लेयर जो है ये टोटल क्रेडिट हुआ है। सो दिस इज योर एडजस्टिंग एंट्री। हम लोग आगे चलते हैं जी। अब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे स्क्रीन को नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं डिफरेंट जगहों पे लिख रहा हूँ। आप क्योंकि पेपर पे लिख रहे होंगे, पेपर पे 3 कॉलम्स आपने बनाए होंगे, तो उसमें बड़ा छोटा छोटा सा खूबसूरत सा करके आप लिख रहे होंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा बेहतर बनेगा। लेकिन अभी आप इन चीजों को समझ लीजिए, इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे कि सवाल को प्रेजेंट कैसे करना है। ये एरर एफ की तरफ चलते हैं। ए परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹372, परचेज की आपने गुड्स 372 रुपए की, एंटर्ड इन एरर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ड्राइंग अकाउंट। ठीक है जी, तो इसका जो डेबिट इफेक्ट था वो आपने ड्राइंग अकाउंट्स में दे दिया है। अगर क्रेडिट इफेक्ट भी गलत पोस्ट किया होता तो वो हमें बता देता, लेकिन उसने सिर्फ डेबिट इफेक्ट के बारे में बताया है। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट इफेक्ट हमने ठीक पोस्ट किया। हम लोगों ने क्या एंट्री की होगी, हमने डेबिट कर दिया था ड्राइंग अकाउंट को, ठीक है, और क्रेडिट किसको किया होगा ये बात हमें पता चलेगी ट्रांजैक्शन से। आपने परचेजेस की है, ठीक है जी, 372 रुपए की, सही है। आपने कैश पे अगर परचेजेस की हैं तो आप कैश लिख दें,
ठीक है जी। इस केस में ये जो है क्लियर नहीं है कि ये कैश से पेमेंट है या बैंक से पेमेंट है या क्रेडिट किया हुआ, आपने क्रेडिट पे परचेजेस किए हैं। इस क्वेश्चन में तो उसने कंपनी का नाम भी नहीं बताया हुआ, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलें जी इसने ड्राइंग जो है ना वो कैश से पेमेंट की है 372 रुपए की। ये एंट्री इन्होंने पोस्ट कर दी थी। एक्चुअली एंट्री किस चीज की थी? ये इस चीज की थी कि आपने गुड्स परचेज की थी, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। जो एंट्री होनी चाहिए थी वो ऐसे होनी चाहिए थी कि परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 372 और 372। अब क्योंकि ये काम हमने नहीं किया और एरर कर दिया है, तो अब उस एरर को सबसे पहले तो रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि कैश टू ड्राइंग्स करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट 372 एंड 372। तो ये एरर था, इसको ठीक करने के लिए हमने इसकी एंट्री को उल्टा करके लिख दिया। अब आपने जो एंट्री पोस्ट करनी थी वो अब आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 372 एंड 372। जहां तक बात है कैश की, तो कैश एक दफा 372 से क्रेडिट हो रहा है और एक दफा 372 से डेबिट हो रहा है, ये तो एक दूसरे के साथ उठ जाएगा एडजस्ट। आगे चलते हैं जी। परचेज अकाउंट को हम लोगों ने करना है जी डेबिट, और ड्राइंग्स अकाउंट जो होंगी वो हमारी होंगी क्रेडिट 372 से और 372 से। सो दिस इज योर फाइनल एडजस्टिंग एंट्री जो कि आप एफ एरर के अंदर पोस्ट करेंगे। जी एरर की बात करते हैं। डिस्काउंट अलाउड, जरा गौर से देखिएगा। डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹48 हैज बीन एंटर्ड इन एरर ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की डेबिट साइड पे आपने ये एंट्री पोस्ट कर दी है, हालांकि ये तो आपका डिस्काउंट अलाउड था। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? ये आपका एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होती है ये आपकी इनकम होती है। ठीक है, सही है ना जी। डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपने किसी को अलाउ किया होता है, ये आपका एक्सपेंस होता है। तो जनाब 48 रुपीज आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया था, आपने डेबिट करना था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, लेकिन आपने डेबिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को। ठीक है जी। तो हम लोग जब इस एंट्री को देखेंगे तो हमने किसको डेबिट किया हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को। तो हमने कुछ एंट्री इस तरह से की होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है ना वो हमने डेबिट कर दिया, और एक्चुअली हमने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ था। तो डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं तो वो उसमें किसी का पार्टी का नाम आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि रिसीवेबल यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ये एंट्री हम लोगों ने की है, डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया है, रिसीवेबल को क्रेडिट किया होगा विद द अमाउंट 48। ये एंट्री हम लोगों ने की है, हालांकि होनी ही चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम लोग डेबिट करते, और रिसीवेबल अकाउंट जो है ये हमारा तो वैसे ही क्रेडिट होना ही था। ठीक है, अब ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। जो नहीं होनी चाहिए थी उसको रिवर्स करेंगे, तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 48 से और 48 से हम लोगों ने जो एंट्री नहीं करनी चाहिए थी उसको उल्टा करके लिख दिए, और जो एंट्री पोस्ट करनी चाहिए थी वो है डिस्काउंट अलाउड ओवर रिसीवेबल्स। तो जो एंट्री पोस्ट करनी चाहिए थी वो ये थी कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 48 से और 48 से। तो जब आप इसकी एक कंबाइन एंट्री बनाएंगे तो आप देखेंगे कि रिसीवेबल 48 से डेबिट हो रहा है एक दफा, और एक दफा 48 से क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि इसका इफेक्ट तो हो जाएगा नील। अब आपके पास जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 48 और 48 से। तो ये जनाब आपकी इस एडजस्टमेंट की, इस एरर की एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। लास्ट जो इसमें एडजस्टमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। सेल्स ऑफ गुड, सेल्स की है 412 की टी मोर को 512 रुपए की आपने सेल्स की है। ये है वो एक्चुअली काम जो आपने किया है, लेकिन इट हैज बीन एंटर्ड इन टी मोन्स अकाउंट। आपने सेल्स की, सेल्स जब आप करते हैं तो आप करते हैं कि रिसीवेबल टू सेल्स। अब आपने जो एंट्री की है वो आपने टी मोन के अकाउंट में पेस्ट कर दी है, यानी कि अगर मैं आपकी पोस्ट की हुई एंट्री की बात करूं, आपकी से मुराद जो कि कंपनी ने, जो बिजनेस ने की है,
तो उसने क्या किया, उसने टी मोन का अकाउंट जो है उसको डेबिट किया है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, राइट, 412 से और 412 से। उसने कहा कि जो टी मोन का अकाउंट आपने डेबिट किया हुआ है, ये टी मोन नहीं है, एक्चुअली टी मोर है। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो टी मोर होना चाहिए था, टी मोर टू सेल्स। जो करेक्ट एंट्री है वो टी मोर टू सेल्स होनी चाहिए थी। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो जो नहीं होनी चाहिए उसको रिवर्स कर दें। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल इस केस में हम लोग जब इसको रिवर्स करेंगे तो हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट और टी मोन अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो ये एंट्री हमने रिवर्स करके लिख दी। अब हमने ये वाली एंट्री लिखनी है, टी मोर टू सेल्स। ये भी 412 है, ये भी 412 है, ये भी 412 है और ये भी 412। तो जनाब जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स का अकाउंट एक दफा 412 से डेबिट हो रहा है, एक दफा 412 से क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट तो हो गया नील। तो जो अब जो एंट्री बनेगी वो बनेगी टी मोर अकाउंट डेबिट एंड टी मोन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, बाय द अमाउंट 412 एंड 412। सो दिस इज द फाइनल एंट्री फॉर दिस टाइप ऑफ एरर। अच्छा, अब एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो जरा गौर से देख लीजिएगा। अगर एग्जामिनर साहब आपको कहते हैं कि जनाब करेक्टेड, आपने जो है ना वो इनकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है, जैसा कि वो आता रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग कहेंगे सोल्यूशन। हम पेपर पे लिखेंगे सोल्यूशन रेक्टिफाइंग एंट्रीज। जब उसने आपसे रेक्टिफाइंग एंट्रीज पूछी हैं तो फिर मेरे ख्याल से सिर्फ आपको इसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज सोल्यूशन का पार्ट बनानी चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 या ABC करके लिखा होगा तो ABC के हिसाब से, या 1 2 3 रोमन के हिसाब से लिखा हुआ है तो 1 2 3 रोमन की एंट्रीज लिखते जाएंगे। और उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखेंगे 2 या 3 लाइंस के बाद। नंबर 3, जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी बनी है वो आपने यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट बनानी है। ये आपका पेज नंबर 1 है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। हम लोग दूसरे पेज के ऊपर अपनी वर्किंग करेंगे। सपोज दिस इज आवर पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 में हम लोग वर्किंग्स करेंगे। फॉर एग्जांपल वर्किंग नंबर 1, यहां पे आपने सारा काम करना है। हमें पता है कि वर्किंग का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्किंग नंबर 1 है तो पहली एडजस्टमेंट लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी रॉन्ग एंट्री क्या थी, रॉन्ग एंट्री लिख दी, ठीक है, इसके सामने कि रॉन्ग एंट्री जो है ना ये बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कि जो भी आपकी रॉन्ग एंट्री होगी आप वो लिखेंगे और उसके बाद आप उसकी करेक्ट एंट्री लिख लें। उसके बाद आप उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी कि वहां पे अपनी पूरी वर्किंग बना लें और उसके बाद जो करेक्ट फाइनल एंट्री आपकी निकले वो आपने सोल्यूशन का पार्ट बना लेनी है। तो 1 बाय 1 आपने वर्किंग्स करते जाना है। वर्किंग्स के नंबर नहीं होंगे। आपने एक और फॉर्मेट देखा होगा पास पेपर्स के अंदर कि जनाब वो एक 3 4 कॉलम्स बनाता है इस तरीके से। वो कहता है जनाब डेट और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद रॉन्ग एंट्री, ठीक है, फिर करेक्ट एंट्री, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। ये इस तरह से एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें हर एक में एंट्रीज लिखी होती हैं। ये पेपर पे प्रेजेंट करना मुश्किल होता है, इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट को फॉलो ना करें, ठीक है, सही है। आप ऐसे करें कि आप इस तरह से करें कि हम लोग पहले पेज के ऊपर लिखें सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद 1 बाय 1 हर एडजस्टमेंट की रेक्टिफाइंग एंट्री लिख दें जो फाइनल करेक्टिंग एंट्री आपने वर्किंग से निकाली है, ठीक है। वर्किंग जरूरी नहीं है, रेक्टिफाइंग एंट्री अगर उसने आपसे पूछी है तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री बना दें और रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर इन लाइन वर्किंग कर दें अगर कुछ है तो। इन लाइन वर्किंग क्या होती है, इन लाइन वर्किंग ये होती है कि सपोज कि मैंने बैंक डेबिट किया है, मेरी जो फाइनल करेक्टिंग एंट्री है वो बैंक डेबिट है और मिस्टर ए क्रेडिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अच्छा चलें ये यहाँ पे 50 माइनस 4 करके जो है ना ये 46 की एंट्री रिकॉर्ड की हुई है। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है, हमें आंसर प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता।
मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह का फॉर्मेट फॉलो करेंगे जिसमें आपने सारी चीजें लिखी हैं, देखिए एग्जामिनर ने आपको ये नहीं कहा कि मुझे बताएं रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, ना ही उसने आपसे ये पूछा कि मुझे बताएं इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। उसने सिर्फ एक आपसे रेक्टिफाइंग एंट्री पूछी है कि इस इशू की करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, तो आपने उसको उस इशू की करेक्टिंग एंट्री देनी है सिर्फ, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीजें आप वर्किंग में मूव कर सकते हैं। तो दिस इज द आइडियल सोल्यूशन टाइप कि आप वन बाय वन तमाम पॉइंट्स लिख लें। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, आपने करना क्या, मैं आपको ये बताने लगा हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आया, आपने देखा कि यार इसमें 5 पॉइंट्स हैं या 7 पॉइंट्स हैं, तो आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप पेज पे लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर, जो है ना, जो भी उसका क्वेश्चन है, नॉर्मली आखिरी क्वेश्चन होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, 7 या 8 नंबर क्वेश्चन होता है। आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 और इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ देंगे, पॉइंट नंबर 2 इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ देंगे, पॉइंट नंबर 3 इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से एक पेज के ऊपर आपकी 3 या 4 आइटम्स आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी 4 एडजस्टमेंट है तो आप देखें कि आप 2 पेजेस के ऊपर खाली छोड़ के, फर्ज करें दिस इज योर फर्स्ट पेज, दिस इज योर सेकंड पेज, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। अब थर्ड पेज से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें, वर्किंग्स करते जाएं वन बाय वन, रॉन्ग एंट्री लिखी, करेक्ट एंट्री लिखी, और उनको आपस में जो है ना वो कंबाइन किया। जो फाइनल आपका फाइनल कंबाइन एंट्री निकली ना, ये आप उठा के यहाँ पे लिख दें। फाइनल आपकी जो करेक्टिंग एंट्री निकली है वो निकली है बैंक अकाउंट डेबिट और सपोज कैश अकाउंट क्रेडिट। ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये आपकी फाइनल एंट्री लिखी है, यहाँ पे आप लिख दें। अगर आपने वर्किंग की हुई है तो आप यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1 पे जाके देख ले मैंने ये काम किया हुआ है। एग्जामिनर को आपकी वर्किंग नहीं चाहिए, उसको सिर्फ करेक्टिंग एंट्री चाहिए। अगर आपने करेक्टिंग एंट्री ठीक से परफॉर्म की हुई है तो दैट इज ग्रेट। प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहीं पे सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं, सोल्यूशन के पार्ट के अंदर ही। सोल्यूशन के अंदर ये वाले सारे काम नहीं करने, ये काम आपने अलग करने हैं, आगे जाके करने हैं जहां पे आप वर्किंग कर रहे हैं। सोल्यूशन जो आपका मेन सोल्यूशन होता है, जो आपने प्रेजेंट करना होता है आपके चेकर को, वो उसमें सिर्फ वही चीज होनी चाहिए जो उसने आपसे पूछी है। उस आंसर को कैलकुलेट करते वक्त आपने एक वर्किंग की, उस वर्किंग के अंदर आपको एक फिगर चाहिए थी, उसके लिए एक और वर्किंग की, और फिर उस वर्किंग में आपको कुछ और चीजें चाहिए थी, उसके लिए एक और वर्किंग की, वो साइड पे कर दें। एग्जामिनर को बताएं कि यार तुमने जो पूछा था ये तुम्हारा आंसर है। तो जनाब ये जो आप सोल्यूशन जब कैलकुलेट करेंगे, जब आप सोल्यूशन बनाएंगे, तो यही करना होगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जनाब डायरेक्ट भी एंट्री कैलकुलेट की जा सकती है। आपने तो हर इजी से इजी एडजस्टमेंट्स को भी 3 स्टेप्स में डिवाइड करके समझाया है। हालांकि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनको पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या है। तो जनाब अगर आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो मेरी कोई जिद नहीं है कि आप ये 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। कि स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करें, और स्टेप नंबर 2 क्या है कि आप करेक्ट एंट्री को पास करें, और स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपने उनको कंबाइन करना है। ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों को मैं कह रहा हूं जिनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिक्कत होती है। और माशाल्लाह से वो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिक्कत होती है। हम लोग जाते हैं शॉर्टकट की तरफ, और यार बस सीधा सीधा समझ आ जाना चाहिए। सीधा सीधा समझ नहीं आता ना, कभी कभी हमें पूरे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करते हुए कम से कम 4-5 सवाल कर लेंगे, तो आपकी इंशाल्लाह आगे जो है ना ये चीज अब सीधी हो जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी कर लिया है, डेट वॉज एग्जाम्पल फ्रॉम माई नोट्स। मेरे क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह यहाँ पे आपको अटैचमेंट में मिल जाएंगे। आज की अटैचमेंट में हमारे पास जो है वो नोट्स हैं इन तीनों टॉपिक्स के जो आज हमने करने हैं, और उसके अलावा स्लाइड्स भी मौजूद हैं। एक और सवाल जो हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करना है, आई कैप का पास पेपर का काफी बड़ा क्वेश्चन है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन ऐसा है जिसको समझाने में और करने में जो टाइम है वो इतना लग जाएगा कि फिर आज हम कोई और टॉपिक नहीं कर सकेंगे। तो ये जो स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिया है पोर्टल के ऊपर, नियर पियर की वेबसाइट के ऊपर। आप वहां से जाके ये जो क्वेश्चन है वो आप वहां से देख सकते हैं।